हेलो, नमस्ते, सलाम। कैसे हैं आप? मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के 8 चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज का जो वीडियो है उस पर डिस्कस किया जाएगा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सी व्हाट वी सी एज अ सेल मेम्ब्रेन इज इट्स अ थिन इलास्टिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक पतला सा इलास्टिक सा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोटिक सेल दोनों ही के अंदर देखने मिलता है। जब मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलता हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस कुछ चीजों का मूवमेंट हो सकता है और कुछ चीजों का मूवमेंट जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द वीडियो हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेगुलेट कैसे किया जाता है। देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिकनेस। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है इट कैन वेरी बिटवीन 75 टू 100 एंगस्ट्रॉम डिपेंडिंग व्हाट टाइप ऑफ सेल वी आर हैविंग। ठीक है, जो टर्म सेल मेम्ब्रेन है इन द ईयर 1855 इट वाज कॉइन्ड बाय नगेली एंड क्रैमर। ठीक है, सबसे पहले टर्म कॉइन किया गया था सेल मेम्ब्रेन जो नगेली और क्रैमर के द्वारा किया गया था। और कुछ 80 सालों बाद, रफली 80 इयर्स के बाद में 1931 में हमारे पास फ्लावर आए जिन्होंने इस टर्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा के नाम से मॉडिफाई किया। सेल मेम्ब्रेन पहले बोला गया था, उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम आया और प्लाज्मा लेमा आया और दोनों ही कॉइन किए गए थे फ्लावर के द्वारा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम देखते हैं हमारे जो सेल्स होती हैं उनके अंदर की जो ऑर्गेनल्स होते हैं वहां पर भी मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो ये सब मेम्ब्रेन्स को हम लोग कलेक्टिवली बायोमेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो है ये दो तरीके से हो सकती थी। आइदर ये बायोमेम्ब्रेन अराउंड द ऑर्गेनल हो सकती थी या फिर ये इनसाइड द ऑर्गेनल हो सकती थी। तो मैं कुछ ऑर्गेनल देखता हूं जैसे कि गोल्गी बॉडी है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सभी जो है ये है इनके ऊपर मेम्ब्रेन हमें देखने मिलती है। वहीं पर अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करता हूं तो उसके अंदर मैं क्या देखूंगा, उसके अंदर ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये क्लोरोप्लास्ट का है। तो ये जो मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हो ये ओवर द क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर है। उसी के साथ में आप देखोगे यहां पर कुछ बिल्डिंग बनी हुई है जिसको हम लोग ग्रेना कहते हैं। ये ग्रेना जो है ये बनते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर के जिसे कहा जाता है थाइलाकॉइड। ठीक है, तो इस थाइलाकॉइड के ऊपर भी आपको मेम्ब्रेन देखने मिलती है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन जो है वो ऑर्गेनल के ऊपर भी हो सकती थी और ऑर्गेनल के अंदर जो यूनिट है उनके अंदर भी हो सकती थी। ठीक है, चलिए मेरे पास दो ऑर्गेनल्स आ रहे हैं जैसे कि एक न्यूक्लियस और एक वैक्यूल है। तो न्यूक्लियस के ऊपर अगर आपको मेम्ब्रेन देखने मिलती है तो उसे कहा जाता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिमिलरली अगर आपको ये मेम्ब्रेन वैक्यूल के ऊपर देखने मिल रही है तो इस मेम्ब्रेन को हम लोग नाम देते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे अगर आप, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेजर कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, ये मेजर कंपोनेंट होते हैं। हमारा जो ह्यूमन सेल है उसके अंदर ऐसा बिलीव किया जाता है कि रफली 50% प्रोटीन होते हैं, 40% लिपिड होते हैं और 10% जो है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इसका हमने जो बेटर अंडरस्टैंडिंग थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो हमारे पास आ पाई व्हेन वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहां पे हमने फाइंड किया कि यहां पर 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है और जो बच गया वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अलग अलग मॉडल प्रपोज किए गए थे, जिनमें से सबसे पहला मॉडल जो था वो था ओवरटर्न्स मॉडल। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ओवरटर्न्स मॉडल, इनका मानना ऐसा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लिपिड लेयर। इसका मतलब अगर ये मेरी सेल है तो इस सेल के ऊपर एक सिंगल लेयर ही रहेगा, एक सिंगल लेयर रहेगा और इसके ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, एक सिंगल लेयर का बनता है ये और ये होगा लिपिड का। बट लेटर ऑन जैसे जैसे स्टडी होती गई तो हमें पता चला कि ये जो चीज थी इन्होंने बहुत बड़ा बकवास किया था, जिसको बाद में मॉडिफाई किया गया किनके द्वारा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से मॉडिफाई किया गया इन्हें। और ये मॉडल प्रपोज किया गया था 1959 में बाय रॉबर्टसन। ये केवल तब मुमकिन हो पाया जब 1950 में हमारे पास माइक्रोस्कोप आ गए। कौन से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डेवलप होते ही हमने देखा बायोलॉजी का जो था इतिहास बदली होने लगा। बायोलॉजी की जो स्टडीज थी उस पर बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस आने लगे, क्योंकि अब हम बहुत मैग्नीफाई करके चीजों को देख पा रहे थे।
तो विद द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950, somebody by the name of Robertson in year 1959 proposed unit membrane model. इनका मानना ऐसा था कि जितने भी मेम्ब्रेन हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, दोनों ही का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। अब इस स्ट्रक्चर की थिकनेस इन्होंने प्रपोज करी थी 75 एंगस्ट्रॉम। the width of the plasma membrane was proposed as 75 angstrom by Robertson. इन्होंने ऐसा बताया जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इट्स अ बाइलिपिड सैंडविच्ड बिटवीन द प्रोटीन। तो आप जो यहां पर देख पा रहे हैं, ये बीच में जो ब्लू कलर का है दैट इज अ बाइलिपिड। इनको पता चल गया था कि 2 लिपिड के लेयर है और उन 2 लिपिड के लेयर के ऊपर प्रोटीन जो है वो कोट किए हुए हैं, तो सैंडविच बन रहा है। ऊपर आपका प्रोटीन, नीचे प्रोटीन और बीच में आपका लिपिड का लेयर। ठीक है, इसकी विड्थ को इन्होंने जब ऑब्जर्व करा तो इन्होंने प्रपोज करा कि ये जो प्रोटीन है ऊपर में उसकी 20 एंगस्ट्रॉम साइज है, नीचे जो है उसका जो साइज है वो 20 एंगस्ट्रॉम है, तो 20 40 हो गया, और बीच में जो बाइलिपिड लेयर था उसकी साइज थी 35 एंगस्ट्रॉम। तो जो टोटल होता था वो होता था 75 एंगस्ट्रॉम करके। तो ये जो मॉडल था ये प्रपोज किया गया था रॉबर्टसन के द्वारा, बट इसकी कुछ खामियां थी, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो व्हाट वर द ड्रॉबैक ऑफ Robertson's model? The drawback of Robertson's model were, first, it wasn't able to explain the permeability of the cell. हमने सबसे पहले बताया कि हमारी सेल जो है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है, सेमी परमिएबल है। तो ये परमिएबल कैसे बन पाती है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था रॉबर्टसन के पास। दूसरा, इसकी इलास्टिसिटी के बारे में भी वो कुछ भी डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। फिर वक्त का पहिया घुमा और हम पहुंचे साल 1972 में, जहां पर हमारे पास 2 व्यक्ति थे, निकोलसन और सिंगर। ये होकर के बैठे थे तैयार और इन्होंने प्रपोज करी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझाने से पहले मैं आपको मोज़ेक के बारे में कुछ बताता हूं। आपने शायद आपके आर्ट क्लास में जब आप छोटे रहे होंगे तब आपने किया होगा, आपने बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग कागजों के टुकड़ों को इकट्ठा करके उसमें से कुछ इमेज बनाने की कोशिश करी होगी। वो जो होता है वो एक मोज़ेक होता है। आप यहां पर स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। एक मोज़ेक इमेज क्या होती है, जो छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर या फिर टुकड़ों को लेकर के इकट्ठा करके क्यूमुलेट करके एक बड़ा सा कुछ हम आर्ट या फिर एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर वो जो इमेज है वो अलग अलग चीजों की बनेगी। ठीक है, यहां पर इमेज ना बनके एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे निकोलसन और सिंगर, इनका मानना ऐसा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनती है लिपिड बाइलेयर की और इसका नेचर है सेमी फ्लूइड। आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है क्वासी फ्लूइड करके। क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या होता है, सेमी या फिर पार्शियली फ्लूइड होना। ये होता है फॉस्फोलिपिड के वजह से, समझेंगे अभी हम। तो ये जो सेमी फ्लूइड नेचर आया है, ये जो फ्लूइडिटी आ रही है हमारी मेम्ब्रेन के पास में, वो आ रही है 3 चीजों की वजह से। एक तो लिपिड, एक ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड बेटा कुछ नहीं है, ये अपने कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये अपने प्रोटीन। ये तीनों जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं बाय द नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है इनके अंदर। ये लिपिड जिनका मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिनके बारे में बात करने वाला हूं, वो 2 प्रकार के होंगे। एक तो फॉस्फोलिपिड होता है और दूसरे होते हैं कोलेस्टेरॉल। अगर आप ह्यूमन सेल ऑब्जर्व कर रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल होगा, अगर आप प्लांट सेल ऑब्जर्व कर रहे हो तो फाइटोस्टेरॉल होगा, और अगर आप एक माइक्रोब ऑब्जर्व कर रहे हो तो आर्गोस्टेरॉल होगा। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ये बहुत काम के हैं बच्चों। फॉस्फोलिपिड में आपको 3 चीजें देखने मिल जाएंगी। एक तो आपको ऊपर हेड देखने मिल जाएगा, ये ऊपर जो हेड दिख रहा है ये आपका फॉस्फेट हो गया है, फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ ये हेड। ये हेड जो होता है ये बच्चों ये पोलर होता है। मतलब ये क्या करेगा, इसके पास चार्ज रहेगा तो ये आपस में आजू बाजू में जहां पर भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे उनके साथ में अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा। फिर इस फॉस्फेट ग्रुप के जस्ट नीचे आता है ग्लिसरॉल, जो स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा एविडेंट नहीं होता है बट वो वहां पर प्रेजेंट होता है। उसी के नीचे आती है फैटी एसिड। 2 फैटी एसिड्स होती हैं बेटा। तो एक फॉस्फोलिपिड के अंदर ये 3 चीजें देखने मिलेंगी। जो फैटी एसिड है उसको हम लोग टेल के नाम से जानते हैं और ये होती है नॉन पोलर। तो ये पोलर और नॉन पोलर होना बहुत जरूरी है। आगे समझते हैं क्यों। आप बोलोगे सर आगे आगे आते ही जा रहे हो पर बता तो रहे ही नहीं हो, है ना? सब आएगा बेटा, सब होगा। आई होप जब तक ये वीडियो खत्म होगा ना आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक भी डाउट नहीं होगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट।
अब यहां पर मैं आऊंगा, देखो फैटी एसिड, आपको ये चीज पता होनी चाहिए बच्चों, जो फैटी एसिड होती है वो दो प्रकार की हो सकती हैं, एक होती है सैचुरेटेड और दूसरी होती है अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है उनके अंदर होते हैं सिंगल बॉन्ड, तो लेट मी राइट इट एज सिंगल बॉन्ड, और जो अनसैचुरेटेड होती है उनके अंदर या तो डबल बॉन्ड हो सकते थे या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकते थे। डबल और ट्रिपल दोनों में से कुछ भी हो सकता था। मोस्टली जो फैटी एसिड में फॉस्फोलिपिड के साथ में एसोसिएटेड देखता हूं, या तो वो सैचुरेटेड होती है, दोनों ही फैटी एसिड सैचुरेटेड होंगी, या फिर एक सैचुरेटेड होगी और एक अनसैचुरेटेड होगी। ठीक है, अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने से फायदा या नुकसान क्या होता है? जब टेम्परेचर लोअर हो जाता है, जब टेम्परेचर घट जाता है, तो ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, ये आपस में टाइटली बाइंड कर जाती हैं। ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड आप यहां पर स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपस में टाइटली बाइंड कर जाती हैं, जिसकी वजह से मेरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी वो अपनी फ्लूइडिटी लॉस कर देती है, उसकी फ्लूइडिटी खत्म हो जाती है। वहीं पर ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स थी वो ऐसे अपने आप को टाइटली अरेंज नहीं कर पाती है, और लोअर टेम्परेचर पे भी मैं देखता हूं कि इसकी फ्लूइडिटी जो है वो मेंटेन रहती है। ये कौन करवाता है? ये जो फ्लूइडिटी है उसको रेगुलेट कौन करवाता है? उसको रेगुलेट करवाते हैं ये कोलेस्टेरॉल। ठीक है, जब टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाता है, जब टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाता है तो उस केस में ये, क्योंकि फ्लूइडिटी घट जाती थी इस सैचुरेटेड फैटी एसिड के आपस में जुड़ने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल लोअर टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बढ़ा देगा। वहीं पर एट हायर टेम्परेचर, जहां पे वो एक्सेप्शनली फ्लूइड बन जाता है, एक्सेप्शनली ज्यादा फ्लूइडिटी आ जाती है उसके पास में, हायर टेम्परेचर पे कोलेस्टेरॉल उस फ्लूइडिटी को डिक्रीज करेगा। बहुत काम का पॉइंट है, कोलेस्ट्रॉल जो है लोअर टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी बढ़ाएगा और हायर टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी को घटाएगा। बेटा ये याद कर लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, ये ऑलिगोसैकेराइड्स की बात करते हैं अपने। ऑलिगोसैकेराइड्स मतलब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स मुझे किस रूप में यहां पर देखने मिलते हैं ना, ये अपने आप को एसोसिएट करवा लेते हैं विथ प्रोटीन, या फिर ये अपने आप को एसोसिएट करवा लेते हैं इन लिपिड्स के साथ में। तो जब हमारी कार्बोहाइड्रेट अपने आप को लिपिड के साथ में एसोसिएट करवाएंगे, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, और शुगर के लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्लाइको, शुगर के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं ग्लाइको। जब ये ग्लाइको प्रोटीन के साथ जुड़ गया तो ये ग्लाइको प्रोटीन बनाएगा, जब ये लिपिड के साथ जुड़ गया तो ये ग्लाइको लिपिड बनाएगा, और ये ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड सेल टू सेल इंटरैक्शन में मदद करते हैं। तो मानो एक ये सेल हुई और ये दूसरी सेल हुई, अब इन दोनों को जब बात करनी होती है, सब जाके थोड़ी बोलेंगे हाथी का खंडाला, ऐसा तो बोलेगा नहीं ना, ये लोग के पास तो बोलने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये लोग इंटरैक्ट करते हैं, वो इंटरैक्शन हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोलिपिड्स, जहां पे हमारी शुगर जो थी वो लिपिड या प्रोटीन के साथ में इंटरैक्ट करती है, जुड़ जाती है। ठीक है, ये हमारी ग्लाइको मतलब शुगर्स की बात हुई। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। देखिए प्रोटीन की जब आप बात करोगे ना, जब आप प्रोटीन की बात करोगे तो प्रोटीन आपको आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने मिलेंगे दो प्रकार के। एक प्रोटीन आपको जो देखने मिलेगा वो होगा पेरिफेरल प्रोटीन, जो केवल सरफेस पर रहता है। अब क्योंकि ये केवल सरफेस पे होता है तो इस प्रोटीन को मैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहता हूं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहता हूं। ये केवल और केवल सरफेस पर देखने मिलता है, तो ऑन द एक्सटर्नल सरफेस इट इज फाउंड एंड इट इज वेरी लूजली अरेंज्ड। ये जो है ये आपके फॉस्फेट हेड के ऊपर देखने मिलते हैं। ठीक है, केवल और केवल सरफेस के ऊपर होते हैं, बट इनका जो अरेंजमेंट होता है, इनका जो इंटरेक्शन होता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ में बहुत कमजोर तरीके से होता है, इसलिए वी कैन सी इट इज लूजली अरेंज्ड। ठीक है, अब यहां पर मुद्दा आया काम का। देखो आपके जो पूरे अरेंजमेंट जो आप डायग्राम पे देखोगे, यहां पर आपको ये वाला जो है ये फॉस्फेट ग्रुप देखने मिल रहा है आपका, ये पूरा आपका फॉस्फोलिपिड हो गया, ये आपके प्रोटीन हो जा रहे हैं रेड वाले, और ये जो ऊपर ब्लू में है ये आपके कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं। ठीक है, अब जब मैं सेमी फ्लूइड की बात करता हूं उसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है, मान लो ये मार्कर थी, अगर इस मार्कर को मैं यहां पे डालता अंदर, ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ना, इसके ऊपर उसका कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, वो एज इट इज यहां पर आता और यहां पर रुक जाता। ठीक है, हो सकता था ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको एनवलप भी कर लेती, और जब मैं वापस निकालता है इसको तो एक्चुअल अपना जो शेप था वापस वहां पे पहुंच जाती। तो ये जो है ना, ये इसका फ्लूइडिटी है, और ये फ्लूइडिटी हो पा रही है किसकी वजह से ना,
ये इस फॉस्फोलिपिड की वजह से हो पा रही है। और इसी फॉस्फोलिपिड के अंदर मैं देखूंगा कि जो सरफेस प्रोटीन थे, जो एक्सटेंशन प्रोटीन थे, या फिर जो पेरिफेरल प्रोटीन थे, वो क्या कर सकते थे, आराम से इसके ऊपर मूव कर पाते थे। ठीक है, उसके साथ में एसोसिएटेड ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स रहे होंगे वो भी मूव करते। ठीक है, ओके। अब मेरी बात समझो आप लोग। दूसरे जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं ना, वो इस मेम्ब्रेन के आर पार निकल जाते हैं। दे पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट दोनों को इंटरेक्ट करते हैं वो। तो ये जो प्रोटीन होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्या कहेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो मोस्टली एकदम अंदर तक चले जाते हैं, या फिर कई बार सरफेस के पार्शियली एम्बेडेड देखने मिलते हैं हमें। ये जो है ये क्या करते हैं, चीजों को मूव करवाने में मदद करते हैं। सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर चीजों का जो ट्रांसलोकेशन होता है, जो मूवमेंट होता है, वो करवाते हैं ये। ठीक है, इनका जो मात्रा है इट कुड बी समवेयर क्लोज टू 70%। वहीं पे पेरिफेरल की जो मात्रा है वो 20 to 30% हो सकती है। राइट, प्रोटीन के फंक्शन की बात करिएगा। इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, तो प्रोटीन सर्व्स टू मेजर फंक्शन। फर्स्टली कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, हमारी सेल को अवेयर कराएंगे कि सेल के आजू बाजू में क्या हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर यहां पे रिसेप्टर्स की तरह बिहेव कर सकते थे। तो सर्टेन मॉलिक्यूल वुड कम एंड बाइंड टू दिस सरफेस प्रोटीन, इंडिकेटिंग द सेल के भैया आजू बाजू में क्या हालचाल है, बाजू में क्या घट रहा है, कुछ नया मॉलिक्यूल आया है या नहीं आया, वो सब चीजें जो है वो बता पाएगा हमारे सेल को ये प्रोटीन। ठीक है, कम्युनिकेशन का काम करते हैं अलॉन्ग विद द कार्बोहाइड्रेट। दूसरा ये काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। अब ट्रांसपोर्टेशन बेटा देखो अपने एनसीईआरटी में बहुत मजेदार तरीके से बताया। ट्रांसपोर्टेशन अपने को दो चीज में दिया गया है, दो पार्ट में बताया गया। एक तो है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा ट्रांसपोर्ट जहां पर चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करती हो, ऐसा ट्रांसपोर्ट जहां पर चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करती हो। मानो ये 10,000 लीटर था, तो ओनली फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, और ये 10 लीटर था। तो व्हेन द movement of substance is such that it is moving from higher concentration to lower concentration, and in the course of the movement energy is not utilized। जब ऐसा हो कि मूवमेंट हो चीजों का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन और एनर्जी का उपयोग ना हो, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को कहा जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे ट्रांसपोर्ट को कहा जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब मानो मेरे पास यहां पर कोई गैस के मॉलिक्यूल है, जैसे कि मान लो यहां पे मेरे पास ऑक्सीजन आ गया है। ठीक है, मेरे पास ऑक्सीजन है, या फिर मेरे पास कोई दूसरी गैस है, जैसे एथिलीन आ गई, मान लो एथिलीन आ गई। अब ये लोग कैसे, इनकी साइज बहुत छोटी है और ये नॉन पोलर है। एक तो साइज छोटी और एक नॉन पोलर है, और गैसेस मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, ये इस मेम्ब्रेन के पास सबसे ज्यादा स्पीड में जाएंगे। दे वुड पास अलोंग दिस मेम्ब्रेन एट द हाईएस्ट रेट। तो पहले आप समझ लो, ये बाहर वाला जो है ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये सेल के बाहर का एनवायरमेंट है, और ये सेल के अंदर का एनवायरमेंट है, ये इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट हो गया। तो चीजें जब बाहर से अंदर आ रही होंगी, फिलहाल हाई कॉन्सेंट्रेशन है बाहर, अंदर है लो कॉन्सेंट्रेशन, तो ये जो मूवमेंट होगा ये होगा पैसिव मूवमेंट। स्मॉल मॉलिक्यूल थे और उनकी जो चार्ज था वो नॉन पोलर है, मतलब उनके पास चार्ज है नहीं। उसी तरीके से मानो मेरे पास यहां पर वाटर आया। अब पानी की जब बात करिएगा बेटा, तो पानी के साथ समस्या क्या हो जाती है ना, पानी मूव तो कर सकता है, बट वाटर कैसा है, वाटर कैसा है, पोलर है। वाटर कैसा है, पोलर है। तो ये जो ऊपर वाला जो हेड का पार्ट था, उधर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इस हेड पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये बीच में जब पहुंचेगा ना, वहां पर क्या था, वहां पर ये हमारा नॉन पोलर टेल है। नॉन पोलर टेल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, उसकी पानी से फटती है। ये हाइड्रोफिलिक है, जो हेड है उसको पानी से बहुत प्रेम है। तो तुम देखते हो कि तुम्हारा जो बाइलिपिड लेयर है उसके पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही कंपोनेंट है। तो ऐसे भाग को हम कहेंगे एम्फीपैथिक, मतलब इसके पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट दोनों ही है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस पानी को मूव करवाना है, पानी मूव हो जाएगा। पर
पानी स्लोली मूव करेगा owing to the non-polar part of the phospholipid. Owing to the non-polar part, that is the fatty acid of the phospholipid, हम देखेंगे पानी जो मूव करेगा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से वो थोड़ा धीरे जाएगा. ठीक है. उसी के तरीके से उसी की तरह अगर तुम बेंजीन की बात करते हो, बेंजीन जो है ना वो है नॉन पोलर, बट साइज उसकी भी बड़ी ही है. तो वो भी क्या करेगी, क्योंकि वो नॉन पोलर है तो उसको ये जो बाइलिपिड लेयर था वो रोकने वाला नहीं है. नॉन पोलर और नॉन पोलर आपस में डिसॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री का फंडा है. पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व कराएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाएगा. पोलर पोलर नॉन पोलर. तो ये जो बेंजीन था ये नॉन पोलर था, तो ये इस नॉन पोलर फैटी एसिड के द्वारा रोका नहीं जाएगा, वो इजीली पास कर लेगा. बट अगेन मूवमेंट कैसा होगा, स्लो होगा. ठीक है. आई अब ग्लूकोज, मानो आपके पास में यहां पर आया ग्लूकोज, थोड़ा सा क्लस्टर्ड ज्यादा हो जा रहा है. ग्लूकोज जो है ना यार, ग्लूकोज के साथ में क्या समस्या है, एक तो वो बड़ा है, दूसरा वो पोलर है. ठीक है. उसी की तरह मान लो आपके पास यहां पर आयन्स आते हैं, सोडियम आयन आ गया, क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन आ गए. ये सब जो आयन्स है इनके साथ भी वही समस्या है, साइज भी बड़ी है और पोलर नेचर है. तो जब ऐसा हो कि साइज बड़ी हो और नेचर हो पोलर उसका, तो वो इस मेम्ब्रेन के आसपास आसानी से नहीं जा सकता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको चैनल प्रोवाइड करने पड़ेंगे, हमें उसे पंप प्रोवाइड करने पड़ेंगे. तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन आप देख रहे हो, ये जो एम्बेडेड है पूरा अंदर बाहर, वो उसे मदद करेगा यहां पर. ठीक है. तो ये जो ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें चीजों को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंचाना पड़ता है. मान लीजिए यहां पर बाहर में ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी कम थी और अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा थी. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट करवाना पड़ेगा ग्लूकोज का फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. तो जब मूवमेंट होगा फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी. इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. और जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एंड द ट्रांसपोर्टेशन इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो से हाई पे जाता है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को बच्चों बोलना है अपने को एक्टिव ट्रांसपोर्ट. कौन सा ट्रांसपोर्ट बोलना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलना है. तो ये जो आपका पानी था, ये जो आपका बेंजीन था, ये लोग यूजुअली डिफ्यूजन के द्वारा मूव करते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो से हाई पे जाना है. आपके एनसीईआरटी के अंदर एक टर्म दिया है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है बच्चों, जब भी वाटर या फिर एक सॉल्वेंट मूव करता हो हाई से लो पर, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पर, और बीच में एक मेम्ब्रेन आ जाती हो. तो यहां पर आप देख रहे हो बाहर पानी ज्यादा था, अंदर पानी कम है, और बीच में एक मेम्ब्रेन आ रही है. तो ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है, जब कोई सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता हो अलोंग द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसे हम लोग कहेंगे ऑस्मोसिस. ठीक है. तो ये है आज का वीडियो बेटा. एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग. सेल मेम्ब्रेन की हमने देखा, सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज अ थिन इलास्टिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसकी साइज है 75 से 100 एंगस्ट्रॉम तक की. हमने देखा ये जो टर्म सेल मेम्ब्रेन था वो कॉइन किया गया था 1855 में नगेलियन क्रैमर के द्वारा. 1931 में हमारे पास फ्लोर है जिन्होंने टर्म कॉइन किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा. हमने समझने की कोशिश की बायो मेम्ब्रेन मतलब जो सेल ऑर्गेनल है उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो अराउंड द ऑर्गेनल हो सकती थी या इनसाइड द ऑर्गेनल हो सकती थी, जैसे कि स्ट्रोमा में थाइलाकॉइड के अंदर, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के ऊपर हमें देखने मिलती थी ओवर द ऑर्गेनल. हमने न्यूक्लियस और वैक्यूल के ऊपर जो मेम्ब्रेन थी उसकी बात की. न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला, और वैक्यूल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हमने टोनोप्लास्ट बोला. ठीक है. हमने देखा वेरियस मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उससे पहले हमने देखा था कि आरबीसी के अंदर 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है और बाकी जो है कार्बोहाइड्रेट है. किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उसके कंपोनेंट के तौर पे होते हैं. ओवरटर्म के मॉडल देखिए हमने, जिसमें हमने समझा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सिंगल लेयर का बनता है लिपिड के. फिर हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल देखी रॉबर्टसन की जो आई थी 1959 में, जिसमें यह बताया गया कि बाइलिपिड लेयर जो है वो सैंडविच कर दिया गया है दो प्रोटीन के लेयर के द्वारा, जिसकी साइज है 75 एंगस्ट्रॉम. फिर हमने समझा
इन 1972 निकोलसन और सिंगर के द्वारा प्रपोज किया हुआ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जहां पर यह बताया गया कि लिपिड जो है वो बाइलेयर में होते हैं अरेंज, और ये सेमी फ्लूइड नेचर का होता है। ये एक मोज़ेक मॉडल है जहां पे हमने समझा 3 मेजर कंपोनेंट थे, लिपिड, ओलिगोसैकेराइड्स और प्रोटीन, जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन शो कर रहे थे हमको। हमने लिपिड में 2 तरीके के लिपिड देखे यहाँ पर, एक फॉस्फोलिपिड और एक कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड जो था वो फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और जो कोलेस्ट्रॉल था वो इस फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता था। हमने ओलिगोसैकेराइड्स देखे जहां पे हमारे जो शुगर थे वो या तो लिपिड या तो प्रोटीन के साथ जुड़ जा रहे थे और सेल टू सेल इंटरेक्शन करने में मदद कर रहे थे। हमने प्रोटीन्स की बात की जहां पे पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन का डिस्कशन किया गया। जो प्रोटीन सरफेस पर होते हैं उन्हें हम लोग एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, और जो सरफेस के अंदर डीप डाउन जाके एम्बेड हो जाते हैं वो इंटीग्रल होते हैं या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का जो फंक्शन था वो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन था। ट्रांसपोर्टेशन हमने अलग अलग प्रकार के समझे। हमने समझा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हमने समझा पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा ट्रांसपोर्ट जो हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाता हो और एनर्जी का यूज ना होता हो, वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। और जब चीजें लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जाती हैं और एनर्जी का यूज करती हैं, तो वो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। हमने एम्फीथेटिक नेचर समझने की कोशिश की हमारे बायोलिपिड लेयर की, जिसका मतलब होता है बायोलिपिड लेयर में हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही मोइटीज या फिर दोनों ही कंपोनेंट होते हैं। एक बार फटाफट ये स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर लेता हूं मैं देखता हूं लिपिड के 2 लेयर होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। जो ऊपर का भाग था वहां पर आउटर रीजन में फॉस्फेट ग्रुप होता है, नीचे भी फॉस्फेट ग्रुप होता है। इन दोनों के बीच में छुपा हुआ होता है हमारा हाइड्रोफोबिक रीजन, जिसको हमने टेल के नाम से जाना है। टेल जो है वो फैटी एसिड की होती है, वो फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों ही हो सकती थी। इन फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर या हेड के ऊपर जो हाइड्रोफिलिक थे वहां पर प्रोटीन होते थे। ये प्रोटीन या तो केवल सरफेस पे होते या अंदर एम्बेड हो सकते थे, है ना। ये जो एम्बेडेड थे वो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। तो यहां पर बच्चों हम हमारे इस वीडियो को आराम देते हैं, आप भी आराम कीजिए, आपकी आंखें थक गई होंगी। तो उम्मीद कर रहा हूं ये जो पूरा समझाने की कोशिश की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो आपको समझ में आया होगा। इफ दैट इज द केस, प्लीज लाइक द वीडियो, यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको लगता है कि ये चैनल फ्यूचर में आपके लिए यूजफुल हो सकता है, तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, एंड मे गॉड ब्लेस यू।